मोदीगर मॉर्निंग दोस्तों, आज के जबरदस्त सेशन में आपका वेलकम करता हूं मैं मनीष चोपड़ा, ग्लोबल ब्लैक डायमंड मोदीगर। मैं पूजा चोपड़ा और आप सबका वेलकम करती हूं। और आज के जो स्पेशल गेस्ट स्पीकर हैं, कपल हैं, उनका वेलकम करते हैं। बहुत खुश हैं हम कि आज हम उनको सुनने जा रहे हैं। बहुत ही हम्बल और स्वीट कपल है। वाइफ तो उनके मेरे फेवरेट हैं। शी इज वेरी स्वीट और बहुत ही इनोसेंटली वो अपनी बात को बता जाते हैं और उनकी बात हमारे दिल में चली जाती है। वेलकम राजेश सर, वेलकम मनीषा मैम। और दोस्तों, जो कपल आज हमारे बीच में आ रहा है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं उनके बारे में। बोलते हैं ना, एक बिहारी सब पे भारी। तो पंजाब में भी हमारे एक शक्ति है और बिहार में उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। तो दोस्तों, जो बिहार पूरे देश में नंबर 1 है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है दोस्तों। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और पहले वो भी हमारी तरह अंग्रेजों की कंपनी में काम करते थे। और फैमिली बैकग्राउंड की बात करें दोस्तों, तो जब बचपन में थे तो बहुत गरीबी देखी उन्होंने, कच्चे घर में रहते थे। लेकिन वो तो पास्ट है, वो सर खुद बताएंगे। मोदीगर की बात करें तो दोस्तों, सर और मैम 15 लाख के करीब महीने का बनाते हैं। और दोस्तों, 1 करोड़ आजादी क्लब के मेंबर हैं और समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं। और वो मेरे फेवरेट कपल हैं दोस्तों। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे भैया और भाभी की तरह हम उनको ट्रीट करते हैं दोस्तों। और हमारे अमृतसर में भी वो आ चुके हैं, हमारे फैमिली मेंबर की तरह वो। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सो सबकी जबरदस्त तालियों से प्लीज हेल्प मी वेलकम ग्लोबल ब्लैक डायमंड मनीषा मैम और राजेश गुप्ता जी। वेलकम वेलकम जी। वेलकम सर। थैंक यू सो मच पूजा मैम एंड मनीष चोपड़ा सर। सचमुच आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपको सुनने, पूजा मैम। तो और आप हमारे बहुत ही फेवरेट स्पीकर शुरू से हैं। जब हमने फर्स्ट टाइम आपको सुना था तब से आप हमारे फेवरेट हैं। और पूरे इंडिया में पूजा मैम और मनीष सर को मिस्टर एंड मिसेस एक्साइटमेंट के नाम से जाना जाता है। इट्स माय ग्रेट प्लेजर कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया है। और बिल्कुल हम लोग फैमिली मेंबर की तरह हैं। जब भी आपसे बातचीत होती है तो दिल एकदम बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है। लगता है कि है ना, अपनों से हमारी बातचीत हुई। और डॉक्टर शक्ति सर मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। वो बिल्कुल हमारे भाई हैं। और हमने डॉक्टर शक्ति सर को और सरोज मैम को कमिटमेंट किया था कि जब आप जीवीडी बनेंगे आप, तब मैं अमृतसर आऊंगा। तो कोरोना के कारण से नहीं आ पाया, लेकिन जूम के कारण से आज डॉक्टर थैंक यू वेरी मच राजेश सर, थैंक यू वेरी मच। और शक्ति सर, सरोज मैम, आपके जीवीडी बनने के बाद हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत जश्न मनाए, बहुत खुश हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि आप जब आप प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हम लोग थे, तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और बहुत मजा आता है आपको सुनने के बाद। हमारे एक फेवरेट कपल हैं जो बहुत दिल के करीब है, मोना मैम एंड विवेक जी। उनके लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगा, है ना। ये हमारे एकदम भैया भाभी हैं। और क्या मतलब, इतना लगता है ना कि एकदम हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप इनका है। जब भी मैं पंजाब आता हूँ, मैं लुधियाना भी आता हूँ, तो अपने मीटिंग छोड़ करके, सेमिनार छोड़ करके हमसे मिलने के लिए चले आते हैं। तो जरूर बहुत बड़ा कनेक्शन है हमारा। गुरमेल सर, बहुत बहुत बधाई हो। अंकुश शर्मा जी बहुत प्यारे हैं। और जितने भी इंटायर पंजाब की टीम, रंजीत सर, इंटायर पंजाब की जो टीम है, ये बहुत ही एकदम बवंडर क्रिएट करने वाली टीम है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में पंजाब, हरियाणा और जेएनके की जो टीम है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आज छाया हुआ है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज चूंकि अमृतसर जब मैं आया था तो सारे लोग बहुत मिस कर रहे थे, मनीषा जी को मिस कर रहे थे और पूजा में बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मनीषा जी शुरुआत करें, लेडीज फर्स्ट। थैंक यू राजेश। वेलकम मैम। आए थे वहाँ से तो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे आप लोगों से। स्पेशली थैंक यू पूजा मैम और मनीष सर को बोलना चाहूंगी, क्योंकि जब भी इनसे
देखती हूँ ना तो पूरे तरीके से एक्साइटेडमेंट जो आता है भर जाता है हमारा। कोई इंसान इतना ज्यादा एक्साइटेड कैसे रह सकता है? जब भी उनको देखती हूँ तो हमेशा फुल्ली एक्साइटेड रहते हैं दोनों कपल। तो बहुत अच्छा लगता है मिलके, बहुत मजा आता है उन लोगों के साथ घूमना फिरना, सारी चीज को एंजॉय करना। तो थैंक यू सर, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी हम लोगों को बुला के, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, मैं अपना बैकग्राउंड बताऊंगी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ सिखाया जाता है पैर उतनी ही फैलानी चाहिए जितनी लंबी चादर हो। मेरे पापा एक छोटा सा बिजनेस करते हैं, उन्हें पढ़ाने का बहुत शौक था और हम 4 भाई बहन हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। पापा का कहना था बस हमें पढ़ाई पे फोकस करना है और कुछ नहीं। अगर ड्रीम देखने की तो बात दूर की है, अगर हमें कुछ चीज पसंद भी आता था, अगर वो हमारे बजट में नहीं रहता था तो उसको हम नहीं ले पाते थे। इस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं हम लोग। तो काफी दिक्कतें आ रही थी, इसी बीच पापा की तबीयत खराब हुई और हमारी शादी राजेश जी से हो गई। थैंक यू मनीषा जी, इन्होंने इन शॉर्ट अपनी स्टोरी बताया। और मेरा स्टोरी तो आप ऑलमोस्ट सभी लोग जानते ही हैं, चूंकि अमृतसर में बता चुका हूँ और सुन शिखर में सुरेखा में इंटरव्यू ले चुकी, तो सारे लोग सुन चुके हैं। फिर भी नहीं कुछ सर, हाँ राजेश जी सर, सर। आपकी स्टोरी की जरूरत है। आज की सेशन में बहुत सारे हमारे नए लोग हैं जो आपकी स्टोरी सुनने के लिए। यस स्टार्टिंग में सुनना चाहते हैं सर, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ओके ओके, थैंक यू। तो मैं बताऊं, मेरा नाम राजेश गुप्ता है और मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ। और एक ऐसे गांव में हुआ जहाँ पे ना तो सड़क थी, ना ही बिजली थी, और ना ही स्कूल था, और यहाँ तक कि चापाकल भी नहीं था। हम लोग कुआं में पानी, पूरे गांव के लोग, एक ही हमारे गांव में कुआं होती थी और उस कुएं में, उसी कुएं में नहाना होता था, कपड़ा धोना होता था, उसी कुएं का पानी को लोग पीना होता था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप। और मैं बहुत ज्यादा दिनों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये लगभग 20-25 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग के ऐसे लग रहा होगा कि वो आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। तो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे गांव में हमारा जन्म हुआ। माय फादर वाज क्लोथ वेंडर, साड़ियां बेचा करते थे, घूम घूम करके गांव गांव में साड़ियां बेचा करते थे, जिसको फेरी करने वाले बोलते हैं। हम लोग यहाँ कपारिया या फेरी करने वाले बोलते हैं। तो उस गांव में लगभग 50% लोग इसी काम को करते। एक्चुअल में गांव गांव में घूम करके साड़ियां बेचते, 2-4 हजार रुपया की पूंजी होती थी और इस तरीके से जीविकोपार्जन चलता था। हम लोग पूरा 7 आदमी का परिवार, 5 भाई बहन, 2 भाई 3 बहन और माता पिता, 7 लोगों का परिवार था। तो हमारे पिताजी ने सोचा कि इस गांव में रह करके से हम लोग का जीविकोपार्जन सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो उन्होंने क्या किया, बगल में कुछ 30-40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हमारा ननिहाल था, हमें वहां पे उन्होंने भेज दिया कुछ सालों के लिए। और खुद चले गए 300-400 किलोमीटर दूर, एक जगह नेपाल बॉर्डर पे चले गए, अररिया एक जगह था, वहां पे चले गए। और हम लोग नानी के घर चले गए। नानी के यहाँ पे, जहाँ में नानी का घर था, वहां भी एक टापू था जहाँ पे सालों भर पानी लगा रहता था, कुशी बेल कहलाता है, जहाँ जहाँ की मुख्य सवारी हुआ करती दोस्तों, नावें होती है, बोट होती है, वहाँ की मुख्य सवारी। तो वहां पे भी स्कूल नहीं था, बिजली नहीं, सड़क नहीं, कुछ भी नहीं। तो वहां से कुछ 4-5 किलोमीटर बाद छोटा सा एक मार्केट है, वहां पे एक स्कूल था। और उस स्कूल में मैं गांव का फर्स्ट स्टूडेंट था, जो गांव से मैं नाव से डेली, कभी कभी पानी में तैर करके, कभी कभी नाव से हमें जाना पड़ता था, स्कूल जाना पड़ता था। इस तरीके से हमने वहां से 4th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई किया। फिर हमारे फादर लेके चले गए हमें जहाँ रहते थे, अररिया, वहां लेके चले गए अपनी फैमिली के साथ में। जब मैं वहां पे देखा तो वो छोटा सा एक कस्बा था, एक सब डिवीजन था छोटा सा, जो बाद में जिला हो गया। तो वहां पे जब मैं गया तो वहां पे हमारे फादर एक 100 रुपये महीने की एक झोपड़ी में रहा करते थे, जहाँ पे नीचे में मिट्टी हुआ करता था और ऊपर में जो था वो प्लास्टिक लगाना पड़ता था, क्योंकि ऊपर में था कुछ, लेकिन वो पानी नीचे आता था तो हम लोग अपने खुद से प्लास्टिक लगाए रखते थे, ताकि पानी आता तो हम लोग बाहर फेंकते थे। इस तरीके से हमारी जिंदगी वहां पे थी। हमने वहां पे देखा
कि बहुत सारे लोग हमारे अगल बगल में जो लोग रहते हैं वो पक्के के घर में रहते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पास में बाइक होती है, स्कूटी होती है, कुछ लोगों के पास में कारें होती है ना। और हम लोगों के घर में क्या था, साइकिल था, है ना, और एक छोटा सा पोल्ट्री था जो कपड़ा का, जो हमारे पिताजी बेच करके जीविकोपार्जन करते थे। इस तरीके से एक छोटी सी हमारी दुनिया थी। तो हमने एक दिन फादर से और मदर से पूछा कि ये लोग के पास जो बाइक है, ये पक्के के घर में रहते हैं, है ना, तो ये लोग कौन लोग हैं, हमारे पास में क्यों नहीं बाइक है या पक्के का घर है, हम लोग की जिंदगी ऐसी क्यों है। तो हमारे फादर मदर कहते थे कि वो लोग अमीर लोग हैं, वो पैसे वाले हैं, हम लोग अमीर नहीं हैं। तो हम लोग बोलते थे हम लोग क्यों नहीं अमीर हैं। तो बोलते थे, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, अमीर का बेटा अमीर बनता है, तुम अमीर का बेटा नहीं हो, इसलिए बड़ा सपना मत देखो। हमारा खानदानी जो पेशा है, प्रोफेशन है, यही चलता आ रहा है। लेकिन अपने माँ को हमने कहा, अपने फादर को कहा कि नहीं, हम भी अमीर बनेंगे, हम भी बड़ा आदमी बनेंगे। और वहां से दोस्तों हमारे दिमाग के अंदर में एक बीज आ गया कि हमें भी आगे चल करके अमीर बनना है, बड़ा आदमी बनना है। वो विल गेट्स का एक बहुत अच्छा लाइन है ना, कई बार आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि गरीब घर में पैदा लेना अपराध नहीं है, गरीब होके मर जाना सबसे बड़ा अपराध है। तो गरीब घर में मैं पैदा लिया जरूर, लेकिन गरीब होकर के मैं भी मरना नहीं चाहता था, मैं आगे कुछ करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। इसी दौरान 9th क्लास की बात है, मेरे फादर ने एक दिन कहा कि बेटे बड़े हो गए हो, क्योंकि उस वक्त मैंने साइकिल चलाना सीख गया था, तो बड़े हो गए हो और तुम भी इसी काम को करो जिस काम को मैं करता हूँ, ताकि 2 लोग करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा पैसे आएंगे। हमने फादर को कहा कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो इतिहास पढ़ते हैं, एक वो होते हैं जो इतिहास लिखते हैं, और एक वो होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। तो हमारा जो जन्म हुआ है वो इतिहास बनाने वाले में से हुआ है, तो देखिएगा एक दिन हम इतिहास बनाएंगे। और उसी दौरान एक संडे का दिन था और मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड ने मुझे अपने घर पे बुलाया था, उनके यहाँ पे प्रे चल रही थी, और उस प्रे से एक आवाज आई जो मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया दोस्तों। वो आवाज थी कि खोजो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, दस्तक दे के दे देखो, दरवाजा खुल ना जाए तो कहना। और ये बात हमें बहुत ज्यादा हिट कर गया, और हमें लगा कि इस बात में भी जरा सी भी सच्चाई है तो जरूर हम कामयाब इंसान बनेंगे, हम अमीर बनेंगे। और उस समय से हमने ढूंढना शुरू कर दिया अपॉर्चुनिटी को, उस वक्त से ही हमने खोजना शुरू कर दिया, क्योंकि कहा गया था कि खोजो तो पाओगे, और हमने खोजना शुरू कर दिया था। और उसी वक्त एक मैगजीन मुझे पढ़ने का मौका मिला, आई थिंक मैं 10th क्लास में था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 98 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं 10th क्लास में था। तो आहा जिंदगी दैनिक भास्कर के एक मैगजीन आती थी, शायद उस समय शुरू ही हुई थी। उसमें 2 लोगों का बायोग्राफी हमने पढ़ा था। एक था हेलन केलर का। हेलन केलर एक ऐसी लड़की जो कि 1.5 वर्ष की उम्र में वो अंधी थी, गूंगी थी, बहरी थी, और उनके ऊपर में मूवी भी आ चुकी है, आपको पता है, ब्लैक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन साहब और रानी मुखर्जी का, और दर्जनों यूनिवर्सिटी उनके नाम पे है। व्हाइट हाउस में दर्जनों बार बुला कर उनको नवाजा जा चुका है, अवार्ड मिल चुका है, बहुत सारे बुक्स लिख चुकी हैं। तो जब उस लड़की के बारे में हमने सुना कि जो अंधी हो, गूंगी हो, 5 इंद्रियों में 3 इंद्रियां उनका जो गायब हो, और जब इतना बड़ा नाम कर सकती है, इतिहास रच सकती है, दुनिया में इतना उनके नाम पे कई दर्जनों मूवी बन चुकी हो, तो ऊपर वाले ने, अल्लाह ईश्वर गॉड ने तो हमें सारा इंद्रियों को सही दिया है ना। हाँ, वो अलग बात है कि हम हाइट्स कम है हमारा, वो अलग बात है कि मेरा कलर ब्लैक है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से, क्योंकि इंसान का कद जो होता है उसके गर्दन से नीचे से नहीं, बल्कि गर्दन के ऊपरी भाग से अंदाजा लगाया जाता है। तो हमने सोचा कि हमें बड़ा करना है, और सचिन तेंदुलकर का भी उसमें एक इंटरव्यू था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। और ये चीजें हमारे दिमाग में हिट कर गया, और फिर वहां से मैं पढ़ाई करना चाहता था, मैं कामयाब इंसान बनना चाहता था। और उस वक्त जो मेरे दिमाग में था जब मैं पढ़ाई कर रहा था कि मुझे इंजीनियर बनना है, और इंजीनियरिंग करने के लिए हमें पटना में, हमारे घर से 400 किलोमीटर दूर पे पटना शहर है,
और मैं चाहता था कि मेरा ख्वाब था कि मैं पटना में आकर के पढूं, लेकिन पटना में पढ़ने के लिए दोस्तों हमारे पास में पैसे नहीं थे, क्योंकि उस समय बताया गया कि लगभग पटना में पढ़ाई करने के लिए 1500 से 2000 रुपया महीने के चाहिए होता है, और 1500 से 2000 रुपया हम कैपेबल नहीं थे हमारे फादर कि हमें यहाँ पे पढ़ा सकते थे। तो ये ख्वाब टूट गया, और आज इस बिजनेस की दिन है कि जिस पटना में हम पढ़ने के बारे में सोचते थे, और आज थैंक मोदी केयर कि आज पटना में हम 1.5 करोड़ के घर में रहते हैं। मुनीश सर हमारे घर आ चुके हैं। तो तो मैं आपको तो वहां से मैं कटिहार चला गया, बगल में हमारा शहर पड़ता है कटिहार, वहां चला गया पढ़ने के लिए, और वहां पे मैं कुछ ट्यूशन मिली, और ट्यूशन से लगभग 500,000 रुपया हमें ट्यूशन से कमाने लगे, और खुद से पढ़ाई करने लगा, और इस तरीके से हमने 10+2 पास आउट किया। 2001 में मैंने फाइनली 10+2 पास आउट किया। लेकिन पास आउट से पहले एग्जाम जस्ट दिया था, उसी समय मेरे एक दोस्त का एक लेटर आया, वहां मुझे मिला, और वो जो हमारा दोस्त का जो लेटर था, वो पोस्टकार्ड हम लोग क्या करते थे, एवरी संडे को हम अपने सारे दोस्तों को, क्योंकि हम तो अमीर थे नहीं, पैसे वाले थे नहीं कि हम फोन रखते हैं, या मोबाइल का तो खैर जमाना भी नहीं था, है ना, फोन हम लोग का स्टूडेंट थे, तो हम लोग पोस्टकार्ड लेके, चूंकि 15 पैसे में पोस्टकार्ड आता था, हम लोग क्या करते थे, 100 पीस पोस्टकार्ड ले आते थे, और सारे दोस्तों को, चूंकि 10th पास आउट करने के बाद सारे दोस्त अलग अलग शहर में चले गए, तो हम अपने दोस्तों से कम्युनिकेट करते थे। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, और वो हमें पोस्टकार्ड करके लिख करके भेजा करता था, और मुझे अमेरिकन कंपनी के बारे में, जैसा कि मुनीश सर ने कहा, उस अमेरिकन कंपनी में सर भी थे, ए और वाई, ए शुरू होता और वाई से खत्म होता, उस कंपनी के बारे में हमें पोस्टकार्ड पे उन्होंने लिख करके, मुझे नाम तो नहीं बताया था, जस्ट वो अवेयर कर रहे थे, अप्रोच करने का टेक्निक जो था, वो नाम लिए बगैर अप्रोच 3-4 बार उन्होंने जब भेजा, तो मेरे अंदर में इच्छा हुई कि आखिर क्या चीजें हैं कि चल करके देखा जाए, और पटना में आया विदाउट टिकट, चूंकि मेरे पैसे बहुत कम हुआ करते थे, तो मैं वहां से पटना आया, और पटना में मैंने उस अमेरिकन कंपनी के कॉन्सेप्ट को देखा, प्लान को देखा। एक सिविल इंजीनियर थे जो हमारे अप्लायंस सीरीज में हुआ करते थे, उन्होंने मुझे उस प्लान के बारे में हमें जानकारी दिया, और जानकारी देने से पहले मेरे दोस्त को ले गए, और ले जाने के बाद बोला कि इस लड़के को, उस वक्त दोस्तों मेरी उम्र जो थी 17 साल उम्र थी, उन्होंने कहा, और मैं बहुत दुबला पतला होता था, मैं बहुत ज्यादा मैं दुबला पतला हुआ लीन थीन था, तो और मेरा जो दोस्त था थोड़ा हेल्दी था, तो उन्होंने कहा कि किस लड़के को लेकर के आए हो, और जब उन्होंने मेरा बैकग्राउंड सुना, तो उन्होंने कहा कि मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा इसे, क्योंकि ये लड़का जिसके फादर साइकिल पे कपड़ा बेचा करते हैं, इतना गरीब है, जिसको रहने के लिए घर नहीं है ना, और ये क्या करेगा, ये इसके लिए लाइक बिजनेस नहीं है ना। तो मेरे दोस्त ने कहा कि सर आप बताइए, तो डोंट प्रीजज, और ये आपके लिए भी लेसन है कि किसी को भी ये सोचिए मत कि स्टूडेंट है, पैसा वाला है या पैसा वाला नहीं है, डोंट प्रीजज, है ना, क्योंकि कहते हैं ना कि चाहत हो तो हालात मायने नहीं रखती है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत ना बदली जिन्हें खुद एहसास न हो बदलने की। तो कभी भी प्री जज अपने बिजनेस में मत कीजिएगा। यदि वो प्री जज कर लिए होते तो आज मैं आपके सामने नहीं होता। तो उन्होंने मुझे अनमने ढंग से उन्होंने मुझे प्लान बताया, और वो प्लान जब बता रहे थे तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइट हो गया था, क्योंकि उस प्लान में ढेर सारा पैसा दिखाया गया था, और पैसा तो मुझे चाहिए था, मैं कामयाब होना चाहता था। फिर उन्होंने क्या किया, शाम को एक सेमिनार में अटेंड कराया, और सेमिनार में जो मैंने देखा, वाकई में जो सेमिनार था, हजारों लोगों का सेमिनार था, डांस हो रहा, मस्ती हो रहा, और उस सेमिनार में हमने देखा कि बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए, इंजीनियर जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेशन के लोग जुड़े हुए हैं। तब मेरे दिमाग में आया कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, और ये तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इंजीनियर बन करके लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो मैंने जब कुछ लोगों से पूछा और कई इंजीनियर से मैं मिला, तो उन्होंने कहा कि यदि गुड लाइफ को यदि आपको जीना है तो आप जॉब करो, नौकरी करो, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, लेकिन यदि ग्रेट लाइफ को जीना है, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस यदि चाहते हैं, अपने शर्तों पे जिंदगी को जीना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग आपको करना चाहिए।
तो हमने सोचा, उस वक्त मैं 10+2 का जस्ट एग्जाम ही दिया था, रिजल्ट भी नहीं आए थे, तो हमने सोचा कि इंजीनियरिंग में करूंगा, गारंटी नहीं कि मैं पास हो जाऊंगा, पॉजिटिव लेके चलूं कि यदि पास हो भी जाता हूं तो कम से कम 5 से 7 साल तो लगेंगे, क्योंकि पढ़ाई करूंगा 2-3 साल पास होने में लगेंगे, फिर 4 साल 5 साल कॉलेज में लगेगा, यानी कि हमारे को करियर बिल्ड करने में, पैसे कमाने में हमने कैलकुलेट किया। क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट था, मैंने कैलकुलेट किया तो देखा कि लगभग 7 to 8 ईयर्स लगेंगे। और उस समय को यदि हम यहाँ पे यदि हम दे देते हैं तो शायद अपनी जिंदगी को हम बेहतर कर सकते हैं, जैसा कि हमने लोगों को बेहतर होते हुए देखा। और उस वक्त हमने डिसीजन लिया उस बिजनेस को करने का। दोस्तों, उस बिजनेस को करने का, स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं था, क्योंकि उसको स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए था, वो 8800 रुपीज चाहिए था। जिस सिस्टम से हम लोग बिलोंग करते थे उसमें 8800 100 पीवी से स्टार्ट कराते थे, और 8800 रुपीज हमारे पास में नहीं था। मैंने फादर को बोला, फादर के पास भी नहीं था। फादर ने कुछ लोगों से इंटरेस्ट पे पैसे लेकर के, अपने मित्रों से, क्योंकि हमारे फादर को हमारे ऊपर में फेथ बहुत ज्यादा था, भरोसा बहुत ज्यादा था। उनको ये पता था कि ये लड़का, मेरा जो बेटा है, ये गलत नहीं करेगा, है ना, ये कुछ ना कुछ जरूर इसको समझ में आया तभी ये कुछ बोल रहा है। और हमने फादर को कहा था कि फादर, ये मैं आखिरी बार आपसे पैसे लूंगा, इसके बाद जिंदगी में कभी मैं मांगूंगा नहीं, और जो पैसे भी मैं लूंगा आपको 4 से 6 महीने में मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। और इस तरीके से हमने इंटरेस्ट पे पैसे लेकर के उस बिजनेस को स्टार्ट किया। दोस्तों, मेरे अंदर में अमीर बनने की चाहत इतनी ज्यादा थी, भूख इतनी ज्यादा थी पैसे कमाने की, और इसलिए भी इसके पीछे एक और बड़ा रीजन था। रीजन ये था कि घर में 5 भाई बहन थे हम, और सबसे बड़े हम थे। और मैं एक चीज जानता था कि यदि परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं आप, तो किसी न किसी को कुर्बानी तो देना पड़ता है, क्योंकि सक्सेस रिक्वायर्ड सैक्रिफाइस। सफलता कुर्बानियों के ऊपर ही मिलती है। कहते हैं दिया जो होता है वो खुद को जला करके रोशनी देता है। यदि आप चाहते हैं कि पूरा घर आपका रोशनदान हो, रोशनी हो, प्रकाश आए, तो आपको जलना पड़ेगा। तो मैं भाई बहन में सबसे बड़ा था। मैंने सोचा, यदि मैं जलता हूँ, यदि मैं सेक्रीफाइसेस करता हूँ, तो हम अपने जो 4 भाई बहन है और मम्मी पापा के जिंदगी को हम बेहतर करना चाहते थे। क्योंकि दोस्तों, हम उस जंजीर को, उस कड़ी को तोड़ना चाहते थे जो हमारे खानदान का होता जा रहा है, कि कपड़ा ही बेचता जा रहा। दादा भी, उनके पिताजी भी, और सारे लोग। आज भी मैं बात करूं तो हमारे गांव में लोग, आज भी मेरे कजन लोग जो हैं, आज भी इसी काम को करते हैं। उनके बच्चे लोग भी बात करेंगे तो इसी काम को करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस कड़ी को तोड़ना चाहता हूं, क्योंकि एक चीज मैं जानता हूं कि यदि इंसान ठान ले तो कुछ भी चीजें असंभव नहीं है। तो मैंने ठान लिया, मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इस कड़ी को तोड़ना है, और मैंने उस जोश और पैशन के साथ उस बिजनेस को स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद मुझे पता नहीं, उस बिजनेस में मैं 4 महीने के अंदर 4th मंथ में ही उस बिजनेस में एक पोस्ट होता है सिल्वर प्रोड्यूसर का, और 4 महीने में मैं हिंदुस्तान का यंगेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर हो गया था। यंगेस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी उम्र 17 साल थी। मेरे नाम से बिजनेस में आईडी नहीं लग सकती थी। मैंने फादर के नाम से आईडी लगाया था एज ए एप्लीकेंट, और मैं एज ए कोएप्लीकेंट था। मैं जब 18 साल के हुआ तब तक मैं प्लैटिनम हो चुका था, क्योंकि मैं 4 महीने में सिल्वर हो गया, फिर गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, और इस तरीके से मेरे नीचे में 12 सिल्वर, 5 गोल्ड, 1 प्लैटिनम, इतनी बड़ी एक टीम खड़ा हो गई। और बहुत जल्दी हमें तेजी से सफलता मिली। सक्सेस का टेस्ट मैंने लिया, है ना। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ साल, 2 साल के बाद, उस बिजनेस में 2 साल होने के बाद में देखा कि वो बिजनेस धीरे धीरे डाउनफॉल होना शुरू हो गया। और डाउनफॉल मैंने देखा तो पूरे इंडिया के बिजनेस का डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। क्यों डाउनफॉल होना शुरू हो गया? मैं ये नहीं कहता कि वो कंपनी खराब थी, मैं ये नहीं कहता वो कंपनी अच्छी, उसके प्रोडक्ट्स भी अच्छे थे। वो क्या, क्योंकि हम जिस परिवेश से आते हैं, हम जिस माहौल से आते हैं, जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, या हमारा जो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस था वो ज्यादातर जो था वो लो फैमिली बैकग्राउंड से, मिडिल क्लास या लोअर बैकग्राउंड था। तो उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। शुरुआत में क्यों बिजनेस बढ़ा, इसके रीजन क्या थे? शुरुआत में उस बिजनेस में इसलिए तेजी से आई, हमें जब एनालिसिस किया तो पता चला, क्योंकि शुरुआत में हम सपने बेच रहे थे, हम अपॉर्चुनिटी बेच रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि सपने बेचना खराब है, हम सपने बेच रहे थे, अपॉर्चुनिटी बेच रहे थे। क्योंकि मुझे भी हमारे जो सीनियर थे उन्होंने, हमारे उस समय ग्रेट अपलाइन हुआ करते थे, जो मेंटर हुआ करते थे, जिनको मैं फॉलो करता हूं और आप सब उनको बहुत प्यार करते हैं, मिस्टर अनूप गुप्ता सर।
और जब उनसे मुलाकात हुई थी और उनसे जब मैंने सवाल किया था उस कंपनी के बारे में कि सर ये कार वाश है और हमारे पास तो साइकिल है ना, तो ये कैसे यूज करूंगा, सी स्प्रे का क्या यूज है हमारे घर में, है ना। तो उन्होंने कहा था कि ये सोचो कि एक कार वाश लोगे तो तुम्हारे घर में कारें आएगी, सी स्प्रे लोगे तो आएगी, है ना। तो ये फर्श क्लीनर यदि लोगे तो तुम्हारा घर बनेगा। तो सपने को, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक दोस्तों टिकाऊ नहीं हो सकता है, क्योंकि इट्स नॉट रियल बिजनेस। रियल बिजनेस क्या है कि जब आपका कंजप्शन बढ़ेगा, जब रिटेंशन रेट बढ़ेगा, जब रीपरचेज बढ़ेगा, क्योंकि हम मुंडी जोड़ जोड़ करके सपने दिखा करके एक ना एक जगह जा करके हम लिमिटेशन पे पहुंच जाते हैं। तो वही था कि 1 से 2 साल जो हमने बिजनेस को बिल्ड किया था, और मेरी जो, मुझे कहने में कोई ये नहीं है कि मेरे को जो सफलता वहां पे मिली थी, सफलता मिली, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी बेस्ड था, वो हम प्लान को बेच रहे थे, सपने को बेच रहे थे। लेकिन जब आई बिजनेस को सस्टेन होने की, तो रीपरचेज चूंकि महंगे होने के कारण से 3 रीजन था। एक तो बहुत महंगा प्रोडक्ट था, दूसरा क्या था कि उस प्लान के अंदर में हर महीना 0 हो जाता था, ऊपर चढ़िए फिर फिसल कर नीचे आ जाइए, और तीसरी चीज क्या था कि एक स्टेट में एक ही जगह उसके प्रोडक्ट के सर्विस सेंटर हुआ करते थे, पिकअप सेंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हमें आने जाने, ढोने में, पहुंचाने में हमारा समय और पैसा दोनों चला जाता था। लेकिन फिर भी मैं चाह रहा था कि उस बिजनेस को बिल्ड करूं, लेकिन ऐसा होते होते क्या हुआ, 2-3 साल तक और मैं सरवाइव नहीं कर पाया, और स्थिति ये हो गई दोस्तों कि हमारी जो इनकम थी, जहाँ पे 40,000 50,000 रुपए की इनकम थी, वो इनकम दोस्तों 1,000-1,500 पे पहुंच गई। लेकिन क्या होता है कि जब आपका लेवल हो जाता है तो आपको मेंटेन करना पड़ता है, और हम कर्ज ले करके हम मेंटेन करने लगे। लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे गुजर गया, तो अब समझ में नहीं आया, चूंकि कर्जे तब तक में बहुत ज्यादा हो गए थे, है ना, क्योंकि अपने आप को मेंटेन करना होता था, प्रोडक्ट भी परचेज करना है, मेंटेन भी करना होता था, और वो बिजनेस बढ़ नहीं रहा था, क्योंकि बंजर जमीन में कितना भी खाद पानी देंगे आप तो उगेगा क्या, है ना। जहाँ पे बीज भी अच्छे नहीं है और बंजर भी, क्योंकि बीज अच्छा था, लेकिन उस बीज के लिए हिंदुस्तान का जो सरजमीन है, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हिंदुस्तान का जो जमीन है उस बीज के अनुकूल नहीं था, जिसके कारण से अल्टीमेट वो नहीं हो पाया, और हम बहुत गिर गए, इतना टूट चुके थे उस वक्त। आपको मैं बताऊं कि मैं बहुत कर्जे में आ गया था, मैं सुसाइडल पॉइंट पे आ चुका था, है ना, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब लाइफ में क्या करें ना करें। हम पैदल चला करते थे 20-20 30-30 किलोमीटर, उस बिजनेस को करने के लिए हम पैदल चला करते थे, क्योंकि दोस्तों उस वक्त हमारे पास में ऑटो को, क्योंकि एक दिन में ऑटो का भाड़ा जितना दूर हम जाते थे आते थे, 20 रुपया ऑटो का लगता था आने जाने में, और 20 रुपया भी हमारे पॉकेट में नहीं हुआ करता था, है ना। तो इससे हम शहर छोड़ करके दूसरे शहर चले गए थे बिल्ड करने के लिए। तो अल्टीमेट जब बहुत कोशिश किया, आखिरी कोशिश तक किया, और जब नहीं हो पाया, तब हमने सोचा कि अब हमारी फैमिली भी रोड पे आ गई, फिर से हम रोड पे आ गए। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, हमने एक बुक पढ़ा था वर्क हेजेस का, आप लोगों ने भी पढ़ा है, कॉपीकेट मार्केटिंग। उसमें एक लाइन था विक्टर ह्यूगो का कि यदि आप परिणाम से खुश नहीं हैं तो आप रास्ते बदलिए। तो हमने रास्ते बदलने का तब वहां पे निर्णय लिया, क्योंकि रास्ता नहीं बदलता तो हमारे साथ में बहुत मुश्किल हो जाता। और ये सिर्फ मेरे हालात नहीं थे ऐसे, ये हालात हिंदुस्तान के मोर देन 90% लोगों का है दोस्तों। हमने अपने शहर में तो ऐसे लोगों का नाम, जो अमेरिकन कंपनी में जो लोग हैं उसका नाम भी हमने रखा मोटिवेटेड भिखारी। वो बातें तो लंबी लंबी करते हैं, बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन पॉकेट में यदि उनको आप बोल दीजिए कि भैया आप चेक दिखाओ, अपना बोनस चेक दिखाओ, Yes. तो मैं गारंटी देता हूं कि वो आपको अपना बोनस चेक नहीं दिखा पाएगा। यकीन ना होता हो तो जो भी अमेरिकन कंपनी में काम करते हैं लोग, उनको बोलिएगा वो बड़ी बड़ी बातें कर, क्योंकि बड़ी बातें करने से पेट नहीं भरता दोस्तों, सिर्फ सपने से पेट नहीं भरता है। यदि उनसे पूछिए कि आपको मेरे को बोनस चेक दिखाओ, अगले 3 से 1 महीने का मत देखिएगा, 4 से 6 महीने का लगातार आप बोनस चेक दिखाइए, मैं गारंटी देता हूं कि नहीं दिखाएगा। लेकिन हम मोदी कैरियर्स की यदि बात करेंगे तो आपको चेक देखना, मैं आपको चेक दिखा सकता हूं। हम तो व्हाट्सएप पे छोड़ देते हैं, फेसबुक पे छोड़ देते हैं, देखो जो देखना, क्योंकि पैसा मेरा है, हमें जितना हमें आता है, हमें दिखाने में क्या है। लेकिन वो अमेरिकन कंपनी के लोग पैसे नहीं दिखाते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमने नाम रखा है कि वो सब जितने भी लोग हैं उसमें में 90% लोग ऐसे हैं
जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो 5 लाख 10 लाख 20 लाख के कर्जे में नजर आएगा, कर्जे ले लेकर के उस बिजनेस को बिल्ड करता है दोस्तों। तो ये स्थिति हो गई है। वो गालिब का एक शेर मैं कहना चाहूंगा ये आपको, जो बहुत फिट बैठता है कि तकल्लुफ की जिंदगी जिए जा रहा हूं, बोतल खाली है फिर भी पिए जा रहा हूं, है कुछ नहीं और फिर भी हम पिए जा रहे हैं। तो ये स्थिति बना हुआ है। तो मैं ये नहीं कहा कि आप कर्जे में रह करके बिजनेस को बिल्ड करना, मेरे को समझ में नहीं आती है। वो कहते हैं उनके लीडर से भी बात करेंगे आप, और हम लोग भी ऐसे ही बात करते थे। वो बोलते थे कि हमने शादी किया, क्या एक पत्नी से शादी कर लिया तो दूसरी पत्नी से, मतलब ऐसे बात करते हैं जैसे शादी कर लिया उससे, वो उसका फादर इन लॉ ससुर लगता हो। दोस्तों ये बिजनेस है। मैं आज भी मैं बोलता हूँ कि मोदी केयर से मैंने शादी नहीं किया, नहीं उस कंपनी से शादी, मैंने शादी नहीं किया। इट्स ए बिजनेस। आप लॉजिकल माइंड से सोचिए, इमोशनल माइंड से मत सोचिए, क्योंकि इमोशन से नहीं होगा। लॉजिकल सोचिए, प्रैक्टिकल सोचिए, है ना, कि ये बिजनेस अलग है और घर के जो रिश्ते हैं वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। यदि पैसे नहीं आएंगे तो वो इमोशन किस काम का, वो सपने किस काम का, यदि आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। मैं तो बता रहा हूँ कि आवाज ऑन सुसाइडल पॉइंट में, सुसाइडल पॉइंट पे आकर के खड़ा, इतने ज्यादा कर्जे में मैं आ चुका था। तो खैर ये रही ये चीजें। लेकिन एक चीजें हैं कि उस बिजनेस का एक शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन एजुकेशन दिया, हमें एक सलीका दिया जिंदगी जीने का, उन्होंने सपनों को दिखाया और नेटवर्क को उन्होंने परिभाषित किया। फिर हमने नेटवर्क की तलाश करने लगा, क्योंकि हमें करना नेटवर्क मार्केटिंग था। तब हमारी मुलाकात हुई हमारे रवीश रस्तोगी साहब से, और रवीश रस्तोगी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने एक आर नाम की बाइंड्री कंपनी को स्टार्ट किए थे, और उन्होंने मुझे बताया। जब मैंने उस बिजनेस को देखा तो मुझे अच्छा लगा, उस वक्त अच्छा लगा, और हमने देखा तो देखा कि हाँ पैसे हैं। हमने उस बिजनेस को स्टार्ट किया, लेकिन उस बिजनेस को स्टार्ट किया, उसमें पैसे कमाने लगे, अच्छे कमाने लगे। लेकिन जब आया कि अब हम फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे, अब हमें पैसिव इनकम आएगा, अब परमानेंट इनकम आएगा, अब सुकून से जिंदगी जिएंगे, तो पता चला दोस्तों 2-3 साल बाद वो कंपनी भाग गई, मतलब वो कंपनी बंद हो गई, है ना। तो पता चला, है ना, कि जिस कंपनी के अंदर में फ्यूचर ब्राइट था वहां प्रेजेंट कुछ भी नहीं था, और जिस कंपनी का प्रेजेंट ब्राइट था वहां पे फ्यूचर कुछ भी नहीं था, तो वो बेकार हो गई। और इस तरीके से तो फिर आप करें तो करें क्या। फिर हमने एक किसी ने हमें स्कीम बताया, थोड़ी दिन के लिए 2-3 महीने स्कीम किया, फिर कुछ नहीं समझ में आया, और मैं तलाश कर रहा था अंदर अंदर अच्छी कंपनी का। और फिर हमने फाइनली कहते ने तलाश करने में लोगों को मिल जाती है, लेकिन उससे पहले हमने एक कोई कंपनी नहीं मिल रही थी, तो हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, है ना, क्योंकि टीम भी इधर उधर हो रहे थे और कुछ उपाय नहीं था। तो हमने अपनी कंपनी स्टार्ट की, और अपनी कंपनी स्टार्ट करके हमने 1 साल के अंदर में उस कंपनी को 40 से 50 लाख की टर्नओवर वाली हमने कंपनी बना दी। तो ये हमें अनुभव भी हुआ, और हमने सैकड़ों हजारों कंपनी को प्लान को ऑपरेशन करने के बाद हमने अपनी कंपनी को बनाई, और हमने प्रोडक्ट डाला, ये सारा चीजें, और अपनी कंपनी में अच्छा कर रहे थे। अच्छे खासे इनकम हमारे आने लगे थे, क्योंकि 5-6 लाख रुपया महीना ऑलमोस्ट आने लगे थे, क्योंकि अपनी कंपनी में 10% 20% तो आते ही बन ही जाते हैं। तो उस समय 4-5 साल के हमारे गैप हो गई थी मिस्टर रवीश रस्तोगी सर से, और उन्होंने मुझे अगेन कांटेक्ट किया। लेकिन वो 4-5 साल, मैं 4-5 साल कुछ ना कुछ करता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो सर्चिंग मोड में थे। और फाइनली उन्होंने हमें फोन किया कि राजेश व्हाट आर यू डूइंग। हमने कहा कि सर मैं अपनी कंपनी को रन कर रहा हूँ, अच्छी खासी चल रही है, अच्छा इनकम आ रहा है, और मैं आपको भी ऑफर करता हूँ कि आप भी हमारी कंपनी में आइए, और हमारी कंपनी के पार्टनरशिप में इस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इतनी की कंपनी बन चुकी, आइए और मिल करके हम लोग काम करेंगे। लेकिन रवीश रस्तोगी साहब बहुत ही विजनरी है, बहुत ही मैच्योर लीडर है। उन्होंने हमसे 3-4 सवाल उन्होंने पूछा, और उन्होंने पूछा कि क्या तुम इस बिजनेस को कितने दिन तक रन कर पाओगे, क्या तुम लॉन्ग लाइफ कर पाओगे। तो ये सवाल जब उन्होंने किया तो इस आंसर तो मुझे भी पता था कि मैं लॉन्ग लाइफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं ये मैसेज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी सारी चीजें। क्योंकि बाइनरी में भी दोस्तों कोई लाइफ नहीं है, स्कीम में तो लाइफ है ही नहीं, ये भी करके देखा हूं। और आप में से कोई लोग अपनी कंपनी खोलने के बारे में सोच रहा है तो वो भी मत करिएगा, क्योंकि कोई लाइफ नहीं है। क्योंकि यदि आपको हिंदुस्तान के अंदर में यदि आपको बड़ा बिजनेस करना है, नेशनल लेवल पे बिजनेस करना है, तो कम से कम दोस्तों आपके पास में 300 से 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपके पास में होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी लायबिलिटीज में आ जाएंगे आप। और तो उन्होंने जब पूछा तो हमने कहा कि नहीं सर, मैं भी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छी चीज, ढंग की चीजें मिल नहीं रही है, तो कोई ऑप्शन नहीं है सर, क्या करें। तो उन्होंने कहा
कि हमने कहा कि अच्छी कंपनी तो आईडीएसए की कंपनी होती है और आईडीएसए में तो पैसा है नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक कंपनी है जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है, चेंज किया है, और उन्होंने मुझे फाइनली मोदी केयर के बारे में इंट्रोड्यूस किया। जब उन्होंने मुझे मोदी केयर के बारे में इंट्रोड्यूस किया तो थोड़ा देर के लिए तो मुझे झटका लगा, क्योंकि जब मैं अमेरिकन कंपनी में था तो हमारा कॉम्पिटिटर मोदी केयर था, है ना, और हम उस समय दोनों का प्लान, प्रोडक्ट ऑलमोस्ट इक्वल हुआ करते थे। तो हमने कहा कि सर फिर तो वहीं हो गए, है ना, फिर जहां गिरे थे फिर वहीं पे गिरने चले। तो उन्होंने कहा नहीं राजेश, अब ऐसा नहीं है, अब ये चेंज हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है। हमने बोला, तो हमने बारीकी से देखा, उनको जाना, उस प्लान को, कॉन्सेप्ट को जाना, और हमने कहा कि सर क्या इस बिजनेस में कोई लोग पैसा कमा रहे हैं इसमें? तो हमें उन्होंने 2-4 एग्जाम्पल दिया। उन्होंने उड़ीसा से प्रमोदाचार्य सर का एग्जाम्पल दिया, कर्नाटका से फिलिप सर का एग्जाम्पल दिया, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का दिया। और उन्होंने एक 52 लाख का, जो आज भी मेरे पास में मेरे फाइल में है, 52 लाख का उन्होंने एक बोनस चेक दिखाया। और उस चेक को मैंने देखा तो वाकई में मैं अंदर से हिल गया, क्योंकि आईडीएसए की कंपनी में 52 लाख रुपया का चेक मैंने नहीं देखा था। सच स्कीम में देखा था, पिरामिड में देखा था, है ना, लेकिन बिजनेस से आईडीएसए की कंपनी में हमने नहीं देखा था। और हमने देखा, और उन्होंने एग्जांपल दिया, मर्सिडीज उनके पास में सारा चीजें। तो चेक से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और जब हमने प्रोडक्ट देखा, प्लान देखा, सारा चीज देखा, तो मुझे अच्छा लगा। और हमने दोस्तों मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया। 21 नवंबर 2013 को हमने मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया। और स्टार्ट किया एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में स्टार्ट किया कि मुझे कम से कम इस बिजनेस के अंदर में 5 इयर्स देना है। दोस्तों मैंने मोदी केयर को स्टार्ट किया था, समझने की प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं मोदी केयर में स्टार्ट किया तो हमने अपनी कंपनी को बंद कर दिया। हमारी कंपनी जो 40 से 50 लाख की टर्नओवर करती थी, उस कंपनी को हमने शट डाउन कर दिया तुरंत। ये नहीं कि मैंने वेट किया कि मैं करता हूं, मैंने बंद कर दिया। मेरे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हुए थे, सारा प्रोडक्ट का सील पैक तोड़ करके हमने गटर में उसको डाल दिया, ताकि ये हमारे काम का ना हो। क्योंकि हमें पता था यदि वो प्रोडक्ट रहेगा तो मेरा लालच बढ़ेगा और हम काम करने के बारे में सोचेंगे। यानी कि पीछे के रास्ते को हमने बंद कर दिया। और जो कुछ लोगों को हमने लगभग 15-20 हमने फ्रेंचाइजी दे रखा था, पिकअप सेंटर लाके 50,000 से 1 लाख का, उन लोगों को भी बुला करके हमने पैसा लौटा दिया। मैं कहना चाहता हूं कि इस लेवल पे आकर के हमने डिसीजन लिया, जो बहुत बड़ा माइंड, एक गट्स चाहिए होता है ऐसा डिसीजन लेने के लिए। इसलिए मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, बोलते हैं कि मैं उस स्कीम में काम कर रहा हूं, उस बाइंड्री कंपनी में काम कर रहा हूं, मेरी 50,000 रुपए की इनकम मैं कैसे छोड़ करके आऊं, 20,000 रुपए महीने की इनकम मैं कैसे छोड़ करके आऊं। तो 20-50,000 मैं तो अपनी कंपनी को छोड़ करके दोस्तों मोदी केयर में आ गया, क्योंकि मोदी केयर के अंदर में मेरा फ्यूचर दिख गया, मेरा भविष्य मोदी केयर के अंदर में दिख गया था कि मोदी केयर से हमें बड़ा करना है। और मोदी केयर के अंदर में जुड़ने का कुछ जो 3-4 मुख्य कारण हमारे क्या थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला कारण तो मेरा था कि मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, क्योंकि जस्ट मेरी मोदी केयर को ज्वाइन करने से जस्ट 1 साल पहले 2012 में हमारी शादी हुई थी। और जब शादी हुई तो ये हमसे इसलिए शादी की थी, है ना, इनके फादर ने हमें चुना था इसलिए क्योंकि हमारे बेटी को अच्छा एजुकेशन देगा, बेटर एजुकेशन देगा। इन्होंने एजुकेशन कंप्लीट भी किया है, लास्ट ईयर इन्होंने बीबीएम कंप्लीट किया है। तो हमने अपने वादों को निभाया। और दूसरी चीज ये इसलिए हमें पसंद की थी क्योंकि इनको पता चला था कि लड़का फॉरेन ट्रिप पे जाता है। हमने उससे पहले पिछली कंपनी में हमने कई देश की यात्राएं की थी, तो उस फोटो को भेजा गया था। लेकिन उसके बाद से मैं कहीं गया नहीं। जब शादी हुई तो शादी के लगभग यहाँ तक कि मैं बताऊं कि मैं हनीमून पे भी नहीं जा पाया था, कहीं भी बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरा ओपिनियन डिफरेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वाइफ का बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होता है तो क्या करते हैं, 250 रुपया के गुलदस्ता ले आते हैं, 300-400 रुपया का केक ले आते हैं और गाड़ी में रखे रहते हैं। और ठीक रात के जब 12 बजता है तो अपनी वाइफ को बोलता आंखें खोलो और बोलता सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे टू यू।
दोस्तों मेरे को कोई सरप्राइज, वो 250 रुपए का केक और 250 रुपए गुलदस्ता में मेरे को कोई सरप्राइज नजर नहीं आता। सरप्राइज का मतलब है कि आप विदेश में आप बर्थडे मनाए तो सरप्राइज कुछ नजर आता है। 10-20 लाख का आपने डायमंड ज्वेलरी वगैरह दे दिया तो सरप्राइज नजर आता है। कुछ बड़ा चीजें दे दिया तो सरप्राइज। ये 200-400 रुपया इसको बोलते हैं अपनी पत्नी को अच्छी ये सब दे करके, हमारे बिहार में बोलते हैं फुसलाना बोलते हैं इसको, है ना। तो इस कारण से ये मेरा ओपिनियन है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होइए। तो मैं ऐसा कोई बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अपनी इस सुंदर सी वाइफ को मैं पूरे दुनिया घुमाना चाहता था। मैं चाहता था कि अर्ली एज में, यंग एज में हम देश विदेश की यात्राएं करें हम। और दूसरी चीजें मैं चाहता था कि मैं एक रॉबर्ट कियोसाकी का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और आप लोग भी फैन रहे हैं। उनका यंग एज रिटायर्ड रिच, मैंने जब बुक पढ़ा, मैं कई सारा सीरीज पढ़ा हूँ, उसमें मैंने पढ़ा था कि एज ऑफ 40 एक इंसान को रिटायर हो जाना चाहिए। क्योंकि एक एवरेज एज 65 होता है और 40 के एज में रिटायर हो जाते हैं तो 25 इयर्स आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं। हालांकि आप में से जो लोग 40 क्रॉस कर चुके हैं सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी केयर में आप हैं तो मोदी केयर में 100 प्लस जाना है, 100 प्लस जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं तो 100 प्लस होगा। तो हमने तो उस रॉबर्ट कियोसाकी का जब हमने बुक पढ़ा तो उस बुक में था कि एज ऑफ 40 मिनिमम महीने के 10 लाख रुपया महीने आपको परमानेंट इनकम आने लगे, पेसिव इनकम आने लगे, सिक्योर इनकम आने लगे, तो आप अपने आप को रिटायर मान सकते हैं आप, और आप एंजॉय कर सकते हैं। वर्क आपका चॉइस होना चाहिए। तो ये 2 बड़ा रीजन रहा था हमारा इस बिजनेस को करने का। और लकली मैं बताऊं, जब मैंने इस प्लान को देखा, कॉन्सेप्ट को देखा, तो ये चीजें समझ में आई और हमने अचीव किया। तो मैंने 5 इयर्स का मैंने गोल, एक टारगेट सेट करके चला था। मैं इस बिजनेस को इसलिए नहीं किया था कि 5 महीने 6 महीने के लिए ट्राई करके देखता हूँ, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है। तो हम और लॉन्ग टर्म विजन लेके चलेंगे तभी बड़ा कर सकते हैं। तो हम मनीषा जी से सुनते हैं कि जिन चीजों के लिए हमने स्टार्ट किया उसमें क्या अचीव किए। जैसे ही शादी हुई तो मुझे लगा अब क्या है, अब तो सपने पूरे होंगे। मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि अब जो चीज मैं चाहूंगी वो मिल जाएगा, जो चीज मैं ड्रीम देखी थी वो सब मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि जो हम ड्रीम, एक्चुअली हम दोनों बहुत बड़े ड्रीमर थे, लेकिन वैसा प्लेटफॉर्म ही हमारे पास नहीं था। ये तलाश में थे और हमें बोलते थे कि हमेशा सपना देखा करो, देखा करो। और मैं बोलती थी कैसे पूरा होगा ये सपना। मेरी शुरू से ही मेरा ड्रीम रहा मैं हीरोइन की लाइफ जीऊं। जैसे ही छत पे से मतलब हेलीकॉप्टर गुजरता था तो मैं सोचती थी मैं कब चढ़ूंगी इस पे। तो बचपन से ही बहुत बड़े बड़े ड्रीम थे। तो शादी हुई तो सोची सारे ड्रीम पूरे होंगे, जो चीज चाहूंगी वो मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और शादी के 1 साल बाद इनकी मुलाकात रवि सर से हुई। मैं रवि सर, एनरोसी मैम का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उनके वजह से आज जो हमारा लाइफस्टाइल है वो उनके वजह से है। आज ऐसा हो गया है कि जो भी पहले टैग देख के अगर बजट में रहता था तब खरीदना पड़ता था, आज मोदी केयर के वजह से टैग देखना नहीं पड़ता, हमें जो मन करता है वो हम खरीद लेते हैं। और प्लेन पे चढ़ने की बात तो क्या बोलूं। जैसे ही मोदी केयर में हमने स्टार्ट करा, 1 साल के अंतर, नॉर्मल प्लेन की तो दूर की बात है, इंटरनेशनल प्लेन पे फर्स्ट टाइम मैं चढ़ी और इतना ज्यादा खुशी मिली। तब लगने लगा कि यही एक बिजनेस है जहाँ सपने सचमुच पूरे हो सकते हैं। और 1 करोड़ का घर है हमारे पास, कई प्रॉपर्टीज है, कई गाड़ियां हैं। ये सब मोदी केयर के वजह से हो जाए। आज हम जो भी चाहते हैं तो लगता है चुटकी में हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर के वजह से, समीर मोदी की वजह से, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लाया। बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट का तो जवाब नहीं है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, नो डाउट। काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ लाइफ, कई फॉरेन ट्रिप्स भी ले चुकी हूँ, लंदन, दुबई, मॉस्को, टर्की। लंदन में तो हमारा जो वेलकम हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। राजा रानी की तरह वेलकम हुआ, हम जो खाना पसंद करते हैं वो सब मिला, आईबॉल पे चढ़ी। और
कई जगह घुमाए गया, हमको बहुत ज्यादा एंजॉय करी। और पटाया में डीप वाटरिंग की, पैराशूटिंग की, जो मैं देखती थी लाइफ, हीरोइन की लाइफ, वो सब मोदी केयर में मिल पाया। पहले सोचती थी जो मैं एक बार ड्रेस पहनूं वो दोबारा ना पहनूं, आज मोदी केयर के वजह से ये सब पूरा हो रहा है। तो थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू समीर मोदी, थैंक यू ऑल मैनेजमेंट टीम। बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रही हूँ। तो आपने सुना मनीषा जी से कि आज हमारे पास में हर वो चीजें हैं, जितनी गरीबी, जितनी स्ट्रगल हमने लाइफ में हमने देखा था, जहां पे हम 100 रुपया महीने की झोपड़ी में रहा करते थे, आज हम करोड़ों के घर में रहते हैं। आज हमारे घर में दोस्तों स्विमिंग पूल है, जिम सेंटर्स है, पटना के हाई सोसाइटी बिल्डिंग में आज हम लोग रहते हैं। आज हमारे पास में कई गाड़ियां हैं, दर्जनों देश की यात्राएं कर चुके हैं। हेलीकॉप्टर आना, बताइए लंदन में हमने हेलीकॉप्टर से शेयर किया, है ना। तो इस तरीके से आज देखेंगे, आज कुल मिलाकर के यदि मैं बोलूं तो जो भी जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें होती है एक इंसान को लाइफ में जीने के लिए, आज वो सारे चीजों को आज हम ले चुके हैं और उन सारे चीजों को आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज हमें फाइनेंशियल फ्री कहते हैं ना, चूंकि 15 लाख रुपए एक हमारे जैसे लोगों से, हमारे लिए तो बहुत बड़ी इनकम होती है। 15, मैं तो 10 लाख के बारे में सोचा था मोदी केयर में कि 10 लाख रुपए महीने कमाऊंगा। आज 15 लाख रुपए महीने आते हैं दोस्तों, खर्च भी नहीं हो पाते हैं, इतने पैसे मोदी केयर में आते हैं। और इन सभी चीजों के आज यदि सच में मैं बात करूं तो ये सब चीजें छोटी हो गई है, क्योंकि एक लेवल जब लाइफ में आता है तो ये सब चीजें, गाड़ी, घर, बंगला, ये सब बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है ना। इस सब के अलावा मैं आपको बात करूं, जो सबसे बड़ी चीजें मिली हमें, जो बैलेंस लाइफ मिला है, ये दोस्तों पीस ऑफ माइंड सबसे बड़ी चीज मिली है। क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पीस ऑफ माइंड लोगों का नहीं रहता। आज हमारे को पीस ऑफ माइंड, हमारे फैमिली में आज हैप्पीनेस है, गुड रिलेशनशिप आज हमारे फैमिली के बीच में। आज देखते हैं भाई भाई से झगड़ता है, वाइफ हस्बैंड के बीच में इतने झगड़ा होते रहते हैं, खुशियां घर के अंदर में नहीं है। क्यों नहीं है ना। तो आज यदि मैं बात करूं तो हमारा जो घर परिवार में जो रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, आज जो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हमारे घर के अंदर में बन चुका है। आज हमारा बेटा की यदि मैं बात करूं, मेरे 7 इयर्स का मेरा बेटा है, और आज वो ड्रीम की बात करता है। वो बोलता है कि मेरे पास में 100 कार होना चाहिए। वो स्कूल में जाता है तो ज्यादातर बच्चे A फॉर एप्पल बोलते हैं, मेरा बेटा बोलता है A फॉर एरोप्लेन, B फॉर बंगला, C फॉर कार, इस तरह के। उसके बाद बोलता है A फॉर एटीट्यूड, B फॉर बिलीफ, C फॉर कमिटमेंट। ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल करता है। 7 साल का है दोस्तों। आम आज जिंदगी में बात करेंगे तो 70 साल की उम्र में भी लोग ऐसी बातें नहीं करती है। बहुत सारे लोग MBA हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे वेल ग्रेजुएट लोग भी होते हैं, और उनसे यदि आप बड़े सोच और सपने की बात करेंगे तो वो नहीं बात करते हैं। जो आज हमारे घर के अंदर में एटमॉस्फेयर बन चुका है, ये सबसे बड़ी चीजें हैं जो इनविजिबल है। विजिबल चीज तो पाते ही, इनविजिबल चीज भी हमारे पास में आज सारे चीजें। अब दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि इस बिजनेस में सफलता कैसे पाते, सफलता के लिए क्या चाहिए, सक्सेस मंत्र क्या है इस बिजनेस में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुनीष सर, हमारे पास समय है तो हम लोग। यस सर, यस 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 सर, 15-20 मिनट तो है मेरे पास सर। हाँ यस सर, यस प्लीज कंटिन्यू। तो यदि आप बोर नहीं हुए हैं अब तक में, है ना, तो मैं आपको अब अपनी सफलता का रहस्य बताना चाहूंगा। और यदि आपके पास में पेन पेपर हो तो आप निकाल भी सकते हैं। और हम वही चीजें बताने की कोशिश करेंगे आज आपको, जिन चीजों को हमने किया। क्योंकि मुनीष सर को पता है, पूरी पंजाब टीम को पता है कि मैं हमेशा लॉजिकल बात, प्रैक्टिकल बात करने में ज्यादा यकीन करता हूँ। दोस्तों सफलता के लिए सबसे पहले शुरुआत होती है 2 सवाल से शुरुआत होती है। पहली सवाल है दोस्तों व्हाई, एंड दूसरी सवाल होती है हाउ। व्हाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ, है ना। व्हाई, क्योंकि यदि आपको दोस्तों रीजन पता हो कि क्यों इस मोदी केयर को आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप हॉबी के लिए कर रहे हैं कि आप लाइफ के लिए कर रहे हैं, यदि आपको विजन पता हो कि आप मोदी केयर से क्या पा सकते हैं, कहां जा सकते हैं, आपको अपनी लाइफ की पर्पस पता हो दोस्तों, तभी आपको काम करने में आपके अंदर में जुनून आएगा, पैशन आएगा, तभी दोस्तों आपका जो लाइफ है वो इजी बनेगा। क्योंकि यदि वाई यदि क्लियर नहीं है आपको, और यदि आपका फोकस हाउ के ऊपर में है, तो लाइफ दोस्तों बहुत हार्ड हो जाएगा, आपको जुनून नहीं आएगा और निराश हो जाएगा, निराशा लगेगी लाइफ में। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन ये है
कि आज आपको ये डिसाइड करने की जरूरत है कि फाइंड योर पर्पस, आपका पर्पस क्या है मोदी केयर को करने का, मोदी केयर से क्या हासिल करना चाहते हैं, आपका विजन क्या है। क्योंकि आपका पास में जब तक एक कारण, एक वजह ना होगा बिल्ड करने का, और आपके पास में दूरदृष्टि नहीं होगा, तब तक बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, दृष्टि से इंसान लिमिटेड पैसा बनाता है और दूरदृष्टि से अनलिमिटेड पैसा बनाता है। तो आपके पास में दूरदृष्टि का होना जरूरी है, यानी कि विजन का होना जरूरी है कि अगले 2 से 5 सालों बाद क्या मोदी केयर में हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या हो सकता। यदि मुझसे पूछे तो आज के डेट में मोदी केयर में मुझे क्या दिखता है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में क्या दिखता है, इट्स एन स्टार्टअप कंपनी। दोस्तों, मुझे आज इंडिया की यदि मैं बात करूंगा तो पूरे दुनिया की गिद्ध नजर, पैनी नजर हिंदुस्तान के ऊपर में बना हुआ। जितना भी पिछले 10-20 सालों के अंदर में यदि देखेंगे तो बहुत सारी दुनिया की स्टार्टअप कंपनी पूरे इंडिया से बाहर की भी और इंडिया की, सबका फोकस इंडिया के ऊपर में है। और करोड़ों करोड़ों रुपया लगा करके, अरबों रुपया लगा करके उन्होंने स्टार्ट किया। व्हाई? बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट मिडिल क्लास मार्केट। दोस्तों, 135 करोड़ की आबादी है भारत का, और 135 करोड़ की आबादी में यदि बात करेंगे तो 100 करोड़ आबादी हमारे देश का ऐसा है जो मिडिल क्लास या अंडर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। दोस्तों, यानी कि ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। इसलिए इस बिजनेस को यदि बात करेंगे, क्योंकि आज का ट्रेंड यदि बात करेंगे तो आज का ट्रेंड है दोस्तों ई कॉमर्स का। और ई कॉमर्स में यदि बात करेंगे आप, तो आज देख रहे हैं कोरोना पीरियड में आपने देखा कि सारी इंडस्ट्री का बैंड बज चुकी है, ऐसी तैसी हो चुकी है। इस वक्त एक ही इंडस्ट्री रन कर रही है दोस्तों, वो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री रन कर रही है। और ई कॉमर्स में भी 2 पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेगमेंट बहुत तेजी से काम कर रही है। वो कर रही है दोस्तों एफएमसीजी गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और चूंकि डेली यूज की चीजें हैं, और दूसरा चीजें हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। दोस्तों, और इस वक्त यदि देखिए कि पूरी दुनिया में किस तरीके से हेल्थ का अवेयरनेस आया है, इम्यूनिटी का अवेयरनेस आया है। आज जुमा पे, पढ़ा लिखा हो या ना हो, सबके जुमा पे इम्यूनिटी, हेल्थ अवेयरनेस की चीजें। और एफएमसीजी और हेल्थ इंडस्ट्री में यदि मैं बात करूंगा तो इस वक्त ई कॉमर्स में सबसे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, जो डायरेक्ट सेलिंग की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है दोस्तों, उस कंपनी का नाम है दोस्तों मोदी केयर नाम है दोस्तों। क्योंकि मोदी केयर ही वो कंपनी है दोस्तों जो हिंदुस्तान के लगभग 100 करोड़ लोगों को ये टच करने की कैपेसिटी रखती है। क्योंकि दोस्तों मोदी केयर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाती है और मिडिल क्लास प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर में बनाती है, और बेस्ट हिंदुस्तान की बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हमारे पास में एसपीवीएम बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, और इसका आपको ने एग्जांपल पिछले 3-4 महीनों के अंदर में देखा है कि किस तरीके से मोदी केयर ने ग्रोथ किया। दोस्तों, कोरोना पीरियड में आपने देखा अप्रैल महीने में मोदी केयर ने 102 करोड़ का टर्नओवर किया, मई महीने में 122 करोड़ का टर्नओवर जनरेट किया, जून महीने में 160 करोड़ का टर्नओवर किया, और जुलाई महीने में यदि मैं बात करूं तो अभी हमें ऑफिशियल डाटा नहीं मिला है, जो 1-2 दिन में मिल जाएगा। 25 तारीख को ही पिछले महीने क्रॉस कर चुकी थी। हमें लगता है 180 करोड़ से 200 करोड़ के आसपास में मोदी केयर का टर्नओवर हो गया होगा। तो इस तरीके से मोदी केयर रन कर रही है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों को टच कर रही है। और आने वाले कल में, जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में, जैसा कि लास्ट मंथ में मुनीष सर थे एडवाइजरी काउंसिल के मीटिंग में, जो मीटिंग हुई है उसमें समीर मोदी सर ने, राहुल सर ने, प्रशांत सर ने अनाउंस किया कि कुछ और ऐसे प्रोडक्ट भी हम लाने जा रहे हैं जो और लोअर बैकग्राउंड के लोग भी, मिडिल क्लास से भी नीचे लोअर बैकग्राउंड के लोग भी यूज कर सके। जैसे सोप हमारे पास में यदि व्हाइट पर्ल सोप 40 रुपीज का है, तो अनाउंस हुआ है, जो बहुत जल्द देखने को मौका मिलेगा, कि हम 20 रुपये के भी हम साबुन लाने का प्लान कर रहे हैं दोस्तों। यदि हमारे पास में टूथपेस्ट 75 रुपया का है, तो हम 40 रुपया का टूथपेस्ट भी लाने का प्लान कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे प्रोडक्ट मोदी केयर में, यानी कि हमारे पास में जो एक मिडिल क्लास स्टैंडर्ड जो प्रीमियम रेंज है वो भी प्रोडक्ट रहेगा दोस्तों, और जो लोअर बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी रहेगा। यानी कि हमारा टारगेट है कि हम हिंदुस्तान के हर मैक्सिमम लोगों को हम टच करें। यानी कि समीर मोदी साहब का टारगेट है दोस्तों कि हम हिंदुस्तान के 100 करोड़ मार्केट को, हम लोगों को हम टच कर पाए। इट मीन, आप समझ रहे हैं दोस्तों, यदि आपने मोदी केयर को इस वक्त, यदि आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर के यदि बिल्ड कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में यदि बिल्ड कर रहे हैं,
तो दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि अगले 2 से 5 साल में मोदी केयर में पैसा कमाएंगे नहीं आप, बिल्कुल पैसा छापेंगे दोस्तों आप। तो आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आप पैसा कमाना चाहते हैं कि पैसा छापना चाहते हैं, क्योंकि समीर मोदी साहब ने तो ठान लिया है, क्योंकि उनका जो विजन है, उनका जो मिशन है, ये बहुत बड़ा मिशन है। और बड़ी सफलता के लिए जो चाहिए दोस्तों, मैं एक सवाल करना चाहूंगा जो मैं अक्सर करता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा खोज क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार क्या है। बिल्कुल म्यूट है, नहीं तो आप सबका जवाब आता। कोई लोग कहते हैं आग का, कोई लोग कहते हैं पहिया का, व्हील का आविष्कार, कोई लोग कहते हैं चांद पे जाना, कोई लोग कहते हैं कंप्यूटर का आविष्कार, मोबाइल का, अंतरिक्ष में जाना, डिफरेंट बात करते हैं दोस्तों। लेकिन दुनिया का सबसे जो बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा जो खोज है दोस्तों, वो है जो अनसुलझी पहेली है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों माइंड है दोस्तों, दिमाग है दोस्तों, बिल्कुल दिमाग है दोस्तों। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं आप, वो किसी न किसी के माइंड में आया, क्योंकि दिमाग, हमारा जो दिमाग है, ये विचारों का एक फैक्ट्री है दोस्तों, विचारों का एक फैक्ट्री है जिसमें नेगेटिव विचार भी पैदा होता है। हमारा दिमाग जो फैक्ट्री है, नेगेटिव विचार को भी पैदा करता है और पॉजिटिव विचार को भी पैदा करता है। तो मस्ट M for mind, M-I-N-D, M for must use your mind and open your mind। इस वक्त दोस्तों आपको सबसे पहले अपने माइंड को ओपन रखने की जरूरत है दोस्तों। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो अपने माइंड को ओपन रखने की जरूरत है। कहते हैं ना कि दुनिया पैराशूट और दिमाग खुलने के बाद ही काम करता है। यदि ये ढक्कन लगा रहेगा तो फिर ये काम नहीं करेगा, आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको खोल के रखने की जरूरत है और इसको इस्तेमाल करने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इस दिमाग के अंदर से ही वो थर्मोमीटर और थर्मोस्टेट, ये दोनों टाइप की चीजें दिमाग की उपज होती है दोस्तों। थर्मोमीटर क्या करता है? थर्मोमीटर आप देखते हैं कि ये बाहरी टेम्परेचर को ये मापता है, और जो टेम्परेचर को मापता है कि इतना डिग्री, जैसे फीवर है, ये है, कुछ भी चीजें हैं, वो सिर्फ टेम्परेचर को माप सकता है दोस्तों, लेकिन टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकता है थर्मोमीटर दोस्तों। लेकिन थर्मोस्टेट क्या होता है दोस्तों? जो एसी में कहते हैं, एसी में थर्मोस्टेट लगा रहता है, इसको बाहर के एनवायरनमेंट या मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपने हिसाब से अपने अनुकूल एनवायरनमेंट के अनुकूल अपने को चेंज कर सकता है, ये कंट्रोल कर सकता है दोस्तों। जैसे थर्मोस्टेट, एक जैसे मान लेते हैं कि एक आदमी, एक का नाम है थर्मोस्टेट, वो आज सुबह में सोकर उठता है, धूप निकलता है, वो खुश हो जाता है देखकर का धूप है। लेकिन कल सुबह उठता है तो देखता है बारिश है, तो या बादल घिरा हुआ है, या है ना, तो वो नाराज हो जाता है, चूंकि वो चेंज नहीं कर सकता। लेकिन थर्मोस्टेट ऐसा होता है जिसको धूप हो या बारिश हो, मौसम के प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। मैं कहना चाहता हूं आपको कि आपको कैसा इंसान बनना है, आपको थर्मोस्टेट बनाना, आपको थर्मोमीटर बनाना है या थर्मोस्टेट बनाना। थर्मोस्टेट जो चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपको अपनी जिंदगी का जो इंचार्ज है आपके हाथों में दोस्तों। मैं कहना ये चाहता हूं, जैसे मोदी केयर को हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो मोदी केयर को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हमने अपने माइंड के अंदर में, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में वेरी फर्स्ट डे हमने डिसीजन ले लिया था और डाल दिया था कि हमें मोदी केयर में 5 इयर्स हमें देना है, और हमें मोदी केयर से कम 10 लाख रुपया महीने कमाना है, और हमें अर्ली एज में हमें रिटायर होना है। जिस वक्त हमने मोदी केयर को स्टार्ट किया था दोस्तों, हमारी उम्र 30 साल थी, और एज ऑफ 33 मैं रिटायर हो गया दोस्तों। एज ऑफ 33 रिटायर हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने दिमाग को थर्मोस्टेट की तरह यूज किया। हमें कोई कंट्रोल, बाहर के दुनिया को हमने कंट्रोल करने नहीं दिया, बल्कि बाहर के दुनिया को भी दोस्तों हमने अपने से खुद से कंट्रोल किया। तो आपको कंट्रोल योर माइंड, ट्रेन योर माइंड टू मेक मनी। आपको मनी के लिए जो भी चीजें चाहते हैं, आप जिंदगी से क्या हासिल करना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, अगले 3 से 5 साल का है आपका क्या विजन है, अगले 3 से 5 साल में आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं, आज डिसाइड कीजिए आप। अगले 3 से 5 सालों में आप कौन सी कार पे चढ़ना चाहते हैं, आप डिसाइड कीजिए आप। आपने मुनीष सर को आपने देखा, इन्होंने कई घर, चंडीगढ़ में घर ले चुके, अमृतसर में बेस्ट जगह में घर ले चुके। आज इन्होंने देखा इनके पास में स्कोडा थी, फिर उन्होंने फॉर्च्यूनर लिया, फिर इन्होंने अभी जगुआर लिया इन्होंने। तो इन्होंने दोस्तों कैसे पाया? क्योंकि इन्होंने अपने माइंड का
प्रॉपर वे में यूज किया, अपने माइंड को थर्मोस्टेट के रूप में इन्होंने बनाया, तभी हो पाया। तो आप भी चाहते हैं कि यदि मुनीश सर की तरह जगुआर लेना, यदि करोड़ों के घर में यदि आप रहना चाहते हैं और आप समीर मोदी आजादी काउंसिल में आना चाहते हैं, तो आपको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको थर्मोस्टेट बनाना पड़ेगा। तो आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसा घर चाहिए, कैसा गाड़ी चाहिए, आपका बैंक बैलेंस कैसा कितना होगा आपका, तो ये सारा चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। I4 होता है इन फोकस। जो भी डिसाइड करेंगे आप, जो भी गोल बनाएंगे आप, जो भी टारगेट करेंगे, उसके ऊपर में आपको फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ गोल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सपने देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस सपनों को देखने के बाद, गोल में कन्वर्ट करने के बाद आपको उसको फोकस करना पड़ेगा। यदि फोकस को डाइवर्ट करेंगे आप, तो दोस्तों आपके सपने पूरा नहीं हो पाएगा, आपका गोल हिट नहीं कर पाएगा। तो गोल का होना, उस गोल के ऊपर में गिद्ध नजर रखना, उस पर फोकस करना, उसके ऊपर में प्लानिंग करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। N4 होता है, माइंड में N4 होता है नंबर्स। दोस्तों ये बिजनेस नंबर्स का है, यानी कि नेटवर्क। दोस्तों बड़ा पैसा आता है बड़ा नेटवर्क से। अभी मुनीश सर ने अभी मेरे तारीफ में उन्होंने कहा कि इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत पैसा कमाते हैं। बहुत पैसा इसलिए कमाते हैं, बड़ा बिजनेस इसलिए है दोस्तों, क्योंकि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर नागालैंड, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में, हिंदुस्तान के हर स्टेट में, कोने कोने में हमारा आज बिजनेस फैला हुआ है। हमने बहुत मेहनत किया, हमने हार्ड वर्क किया। दोस्तों हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमने मोदी केयर में पहले 3 साल हमने बहुत ज्यादा मेहनत, 2 साल से तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, सचमुच में बताऊं 2 साल से मैं रिटायरमेंट के लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन पहले 3 साल जो हमने मेहनत किया था नेटवर्क को बनाने में दोस्तों, 30 दिन में हम 25 दिन फील्ड में रहा करते थे। मेरा बेटा छोटा था जब मैंने मोदी केयर को स्टार्ट किया, 2 महीने का मेरा बेटा था। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं अपनी वाइफ को, मनीषा जी को, क्योंकि इन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, बेटे को संभाला, क्योंकि ये बड़ी बात होती, घर को इन्होंने संभाला और बिजनेस को हमने संभाला। और 30 दिन में 25 दिन काम करते थे, 10 से 12 घंटा काम करते थे। पहले 2 साल में बात करेंगे तो हमने 75,000 किलोमीटर पास वैगन आर हुआ करती थी, हमने 75,000 किलोमीटर चलाया। फिर ट्रेन, बस, यानी कि लीन मीन फाइटिंग मशीन की तरह दोस्तों हमने काम किया और हमने एक बड़ा सा नेटवर्क बनाया। क्योंकि बड़ा नेटवर्क से ही दोस्तों बड़ा वॉल्यूम जनरेट होगा और बड़ा टर्नओवर होगा, तभी दोस्तों बड़ा पैसा आएगा। तो जरूरत है, इस वक्त जरूरत है बड़ा नेटवर्क बनाने का, आपको जरूरत है। और D4 होता है डू इट राइट नाउ, डू इट राइट नाउ, दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। दुनिया में दोस्तों इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप सोचिए, मैंने कहा इट्स एन स्टार्टअप कंपनी, और स्टार्टअप आपके लिए, हमारे लिए एक स्टार्टअप है। और कोई भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों करोड़ों रुपया चाहिए होता है, 5, 10, 20 करोड़ रुपया चाहिए होता है। मोदी केयर को स्टार्ट करने में आपने क्या लगाया? कुछ भी नहीं लगाया दोस्तों, कुछ भी नहीं लगाया है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें बहुत ज्यादा नो बॉस नो लॉस है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और तो इसको बेहतरीन करने की जरूरत है, तो कर डालो दोस्तों। दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। सिर्फ एक ही चीज की कमी है दोस्तों, वो है राइट पर्सन की। और हमें लगता है यू आर द राइट पर्सन, आप ही वो राइट पर्सन है जो अपनी दिशा और दशा को बदल सकते हैं, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वाइफ ओल्ड एज में चले जाए, तो 70 साल की उम्र में मैं विदेश यात्रा नहीं कराना चाहता था। लग्जरी कार में, लग्जरी घर में 70 साल की उम्र में मैं चाहता था अर्ली एज में, हाँ, और तब हम जो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जिस तरीके से आज हम लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए ये वक्त है अभी करने का दोस्तों। ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये इसमें 3C का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट C क्या है? फर्स्ट C है दोस्तों कनेक्ट करना। कनेक्ट यानी कि आपको अपने टीम के साथ में, आपको अपनी टीम या डाउनलाइन का जो बिजनेसेस है, आपको उनको कनेक्ट मत कीजिए दोस्तों, कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के लिए आपको बिल्ड योर रिलेशनशिप विद डाउनलाइन, है ना, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में आपका एक चीनी पानी की तरह एक रिलेशनशिप होना चाहिए। घुले मिले रहिए, ताकि आप एक दूसरे को, चूंकि जब तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप, जब तक तब उनके सपनों को नहीं जान पाएंगे आप, उनके गोल को नहीं जान पाएंगे, तो जो भी टीम में आप जो ज्वाइन कराते, चाहे नई ज्वाइनिंग हो या पुरानी ज्वाइनिंग हो दोस्तों, वी आर नॉट बॉस। कभी कभी क्या होता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर में हम अपलाइन जो होते हैं ना, अपलाइन अपने आप को बॉस समझने लगते हैं दोस्तों। तो वी आर नॉट बॉस, हम बॉस नहीं है।
ये हमारा परिवार है और हम मिल करके करते हैं। तो यदि बॉस होंगे तो आपको अपने दिल की बात आपका डाउनलाइन नहीं बता पाएगा। तो बॉस, तो आपको क्या करना, जैसे मैं बताऊं, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं सर आप सबसे मिल लेते हैं, सबसे बातें करते हैं, सबसे ये करते हैं, है ना। बोलते हैं हाँ मैं करता हूँ, क्योंकि जब तक मैं बातें नहीं करूंगा अपने टीम के साथ में, डाउनलाइन के साथ में, यदि वो हमसे डर डर के रहेगा तो फिर वो हमसे कनेक्ट कैसे कर पाएगा। जिस तरीके से घर में, आप सबके घर के अंदर में बच्चे हैं, बच्चे को क्या करते हैं कि माँ कनेक्ट कर पाती है, फादर जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। फादर क्या करते हैं कि बच्चों की गलतियां को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और माँ क्या करती है, डांटती भी है लेकिन उसको कनेक्ट कर पाती है। तो इस बिजनेस में दोस्तों आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। दूसरी चीजें, सेकंड C4 कलेक्ट, आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को कलेक्ट करने की जरूरत है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की जरूरत है। अब हम टेक्नोलॉजी से आपको प्यार करने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास में नॉलेज होगा, कहते हैं नॉलेज इज द पावर। और अभी दोस्तों जूम के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से इतना आसान हो गया है कि आप जितना ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे सारा चीजें भरा हुआ नॉलेज तो है, हाँ, लेकिन इसमें डिपेंड करता है राइट इन्फॉर्मेशन ले आप। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब पे हैं या गूगल पे हैं या टीवी पे फालतू चीजें देखा करते हैं, नेगेटिव चीजें देखा। अच्छी अच्छी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लीजिए, पॉजिटिव डाइट लीजिए, आप नए नए स्किल को कलेक्ट कीजिए। आप कैसे लोगों को डेमो दिखाना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे क्लोजिंग करना है, कैसे अपने टीम को बिल्ड करना है, कैसे कोर बनाना है, कैसे लीडर बनाना है। तो आपको क्या करना है कि आपको नॉलेज को, अपने को कलेक्ट, जितना ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करेंगे तो आपको, तब आप लीडर बनेंगे। क्योंकि किसी भी फील्ड में दोस्तों लीडर ही बड़ा बिजनेस बनाता है, और आपको किसी ने मना नहीं किया दोस्तों। और लीडर बनने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिग्री की जरूरत है। मैं आपके पास सामने एग्जांपल हूं कि मैं 10+2 का स्टूडेंट हूं, मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, लेकिन आज के डेट में बात करेंगे तो मैं हजारों किताब पढ़ चुका हूं, मैं डेली बुक्स पढ़ता हूं, डेली मैं यूट्यूब पे वीडियो सुनता हूं। आप लोग से मुनीश सर का, मैं अक्सर मुनीश सर का बहुत ज्यादा मैं वीडियो, ट्रेनिंग वीडियो सुनते रहता हूं। आप लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि मुनीश सर आपके अपलाइन है, कैप्टन है, जो मोदी केयर में ये तो इतना ज्यादा प्रोएक्टिव हैं कि मोदी केयर में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है, ही इज द अकेले ये पर्सन है जो दोपहर में कोई मीटिंग होती है और शाम में पता चलता है ये वीडियो बना करके तैयार रहते हैं, क्योंकि इनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दोनों आदमी, तो नॉलेज भी है। तो आपको ऊपर वाले का ब्लेसिंग है कि आपको इनके टीम में, इनके डाउनलाइन में आपको काम करने का आपको मौका मिल रहा है दोस्तों। एंड थर्ड C4 होता है क्रिएट करना। दोस्तों बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि देख पैसे बहुत कम आते हैं, कम पैसे बन रहा है, चेक में कम बन रहा है ना, पता नहीं कोई फॉल्ट है, अच्छा नहीं है, ये है वो है। तो इट्स रॉन्ग। किसने कहा? इसी मोदी केयर में दोस्तों महीने का 80 लाख रुपया डॉक्टर सुरेखा भार्गव बनाती है। इसी मोदी केयर के अंदर में 25 लाख रुपया लोग बना रहे हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया बना रहे हैं। आपके प्लान बना, ऑल ओवर इंडिया के लीडरशिप देख रहे, बना रहे हैं। तो आपका पैसा क्यों नहीं बन रहा है? आपका पैसा किसने आपको मना किया है? यार किसने मना किया है? यू मस्ट हैव टू बिल्ड, क्रिएट एंड बिल्ड LPB लेक, PGBB। दोस्तों पैसा जो बनता है वो PGBB से बनता है। आपको मैं एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस में आपको बताऊं, GVD बनने का, आप में से जो लोगों ने ठान लिया कि मुझे GVD बनना है, GVD बनने का सीक्रेट ये है कि आप 50,000 PGBB लेकर के चलिए। आप चाहे किसी भी जब तक GVD नहीं बन जाते हैं, आपका 50,000 PGBB आपका महीने का होना ही चाहिए। आपको अपने आईडी के ऊपर में 10 तारीख के बीच में आपको 100 PV आपको बिजनेस को करने की जरूरत है। दोस्तों यदि आप 5-6 हजार का टर्नओवर यदि नहीं कर पाते हैं तो खा के इस बिजनेस को कर पाएंगे? आप क्या कर पाएंगे? आप लाख रुपए कमाने की बात करते हैं, 5 लाख रुपए कमाने की बात करते हैं, और 5-6 हजार रुपया, 5 से 6 हजार रुपया का प्रोडक्ट भी आपके घरों में यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या? इसका 2 मतलब है। पहला मतलब यह है कि आप 100% यूजर नहीं है, क्योंकि यदि आप घर के यदि लिस्ट बनाएंगे दोस्तों तो 10 मिडिल क्लास फैमिली में 10 से 15 हजार रुपया का लिस्ट बन जाएगा, तो 5 से 6 हजार का प्रोडक्ट का लिस्ट नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि आप 100% यूजर नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज है कि आपको किसने निर्णय किया? मान लेते हैं, मैं मान लिया कि आप बहुत गरीब हैं, मान लिया कि आपको 5,000 रुपया भी नहीं संभव है, तो आपको किसने मना किया कि कस्टमर नहीं बनाइए? दोस्तों डेली यदि आप 10 से 15 लोगों से आप बात यदि करेंगे, 10-15 छोड़िए, कम से कम 5-7 लोगों से भी आप डेली यदि बात करेंगे
मोदी केयर में दोस्तों कम से किसी से भी बात करेंगे तो 500 से 1000 का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। यदि 5 लोगों से भी डेली यदि बात करेंगे दोस्तों तो 30-40 पीवी का टर्नओवर, तो 50 पीवी का टर्नओवर तो हो ही जाएगा। यदि 500 से 1000 रुपया का भी ऑर्डर देगा लोग दोस्तों तो 2000, 3000, 4000 का डेली निकाल सकते हैं। आप चाहेंगे तो डेली दोस्तों, जो गरीब हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो कहते हैं हमारे पास में पैसे नहीं है, आप 500-1000 रुपया डेली का अर्न कर सकते हैं। आपको किसने मना किया कि आप 10-20 कस्टमर क्रिएट मत कीजिए? आपको किसने मना किया? 50,000 पीजीबी डायरेक्टर जो बन जाते हैं, प्लान ऐसा है कि अक्यूमुलेट होकर के डायरेक्टर बन जाते हैं, लेकिन 70% डायरेक्टर ऐसे हैं जो डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं कर पाते। वाई क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि वो 1 लेग पे बने हुए हैं, 2 लेग पे बने हुए हैं, वो नहीं कर पाते हैं। किसने कहा आपको 1 लेग पे? क्यों नहीं आप 6 लेग बिल्ड कर रहे हैं? किसने कहा आपको 10 लेग नहीं खोलने के लिए? क्या लोगों की कमी है? हिंदुस्तान दोस्तों, आप खुशकिस्मत है, मैं बोला ना उस समय, आप बहुत खुशकिस्मत है कि एक ऐसे देश में पैदा लिए हैं आप जहां लोग ही लोग है, लोगों की कमी नहीं है। हर 3 फीट के दूरी पे लोग ही लोग है दोस्तों। तो लोगों को क्यों नहीं टच कर रहे हैं आप? आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करने की आपको जरूरत है। लोगों को जितना ज्यादा, कहते हैं ना, बातें करने से बातें बनती है। हम चले तो हिंदुस्तान चले, बातें करेंगे तो ऑर्डर आएगा, बात करेंगे नहीं तो ऑर्डर कैसे आएगा? तो क्या 100 पीवी मुश्किल है? मैं यदि आप ठान ले, हम लोग इस अमेरिकन कंपनी में थे, उतने महंगे प्रोडक्ट थे, फिर भी हम लोग 500 पीवी करते थे। 500 पीवी का मतलब समझ रहे हैं, 50-50 हजार का टर्नओवर करते थे। मोदी केयर में दोस्तों इतना सस्ता प्रोडक्ट है, आधी कीमत में प्रोडक्ट है, इतना बड़ा रेंज हमारे पास में, उसके बावजूद लोग 100 पीवी नहीं करते। वाई 100 पीवी नहीं कर? क्यों? क्योंकि आप प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल पे काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा, बेसिक फंडामेंटल को फॉलो करना पड़ेगा आपको, तब करेंगे। तो आप 1 तारीख से 10 तारीख यदि आप चाहते हैं कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर में आपकी इनकम, एक मोदी केयर में 6 से 8 महीने के अंदर में 1 लाख रुपया पैसा महीना कमाना, ऐसे युग का गेम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप डेली, आप 4 से 5 लोगों से डेली बातें कीजिए। आप अपने आईडी पे 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में दोस्तों 100 पीवी, 5 से 6 हजार का टर्नओवर तो कीजिए ही कीजिए। और ये टारगेट रखिए कि हमें 10 लेके, हमें डायरेक्टर बनना है और हमें 50,000 पीजीबी भी करना। और डायरेक्टर की, सीनियर डायरेक्टर जब तक जीबीडी नहीं बन जाते हैं दोस्तों, ये मेरी सफलता का राज रहा कि जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय से लेकर के और टिल आज तक मैं बता रहा हूँ कि 50,000 पीजीबी प्लस में हमारे रहते हैं, आज भी रहते हैं। इसलिए आज मैं जीबीडी हूँ, मैं 20 लेख से डायरेक्टर से जीबीडी हूँ, मैं 14 लेख से नहीं 20 लेख से डायरेक्टर जीबीडी हूँ। मेरा जो 13 लेख है दोस्तों वो एलपीवी लेक्स में है, तभी इतना पैसा आता है। तो किसी फॉर क्रिएट, आप पीजीबी भी लेख क्रिएट कीजिए, आप एलपीवी ले, ये बिजनेस दोस्तों प्रिडिक्टेबल बिजनेस है। आपको पता है ना कि 1 लेग यदि आपका एलपीवी में जाता है तो कम से कम 15 से 20 हजार रुपया। जी सर, यस प्लीज। ठीक है, जब जस्ट 5 मिनट सर, है ना, जब 1 लेग एलपीवी आपका जाएगा तो 15 से 20 हजार रुपया आएगा। जब 2 लेग एलपीवी जाएगा आपका तो 40 से 50 हजार रुपया आएगा। 3 लेग एलपीवी जाएगा तो 60 से 70 हजार आएगा। 4 लेग एलपीवी जाएगा तो लाख रुपया आएगा। इट्स ए प्रिडिक्टेबल बिजनेस। हमें पता है कि इतना करने से इतना पैसा आता है। तो आप देखिए ना कि आपको सरवाइव करने के लिए या आपको फैमिली को चलाने के लिए, आपको बिजनेस को करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। यहाँ तो दोस्तों अपने हाथ में है बिजनेस को बनाना, पैसे को निकालना। और लास्ट चीजें मैं बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो है दोस्तों, वो है प्रैक्टिस। क्योंकि ये सब तब हो पाएगा, एलपीवी तब हो पाएगा, बड़ा बिजनेस तब कर पाएंगे, पीजीबी भी तब कर पाएंगे दोस्तों जब प्रैक्टिस करेंगे। वर्ल्ड चैंपियन, गोल्फ चैंपियन टाइगर वुड का नाम सुना होगा आपने। उसने एक बार इंटरव्यू में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं जब 7 डेज प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, जब मैं 1 डेज प्रैक्टिस नहीं करता हूँ और जब मैं फील्ड में उतरता हूँ खेलने के लिए तो मुझे एहसास हो जाता, मुझे फील हो जाता है ना कि आज हमने प्रैक्टिस नहीं किया। जब मैंने 2 दिन नहीं प्रैक्टिस करता हूँ, फील्ड में उतरता हूँ तो मेरे कोच को पता चल जाता। जब 3 दिन प्रैक्टिस नहीं करता हूँ तो मेरे टीम के प्लेयर को पता चल जाता है। और जब मैं 7 दिन नहीं प्रैक्टिस करता हूँ तो पब्लिक को पता चल जाता। दोस्तों जो वर्ल्ड चैंपियन है वो बोलता है कि 7 दिन में ये, यहाँ तो बात करो बहुत सारे लोग 5 दिन में एक बार प्लान दिखाएंगे, 10 दिन में दिखाएंगे, महीने में दिखाएंगे, नहीं काम चलेगा। यदि इस बिजनेस में यदि आपको बड़ा करना है तो आपको
डेली आपको डेमो और प्लान की प्रैक्टिस देगा। जितना ज्यादा डेमो करेंगे, जितना ज्यादा, यदि आप एग्रेसिव मोड में आप कम समय में पैसा बना 4 से 6 महीने के अंदर लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा दोस्तों 5 से 8 प्लान, डेमो और प्लान आपको पर डे करने की जरूरत है। और पार्ट टाइम भी करते हैं आप बिजनेस को, तो कम से कम 2 से 3 प्लान एटलीस्ट तो कीजिए। इस बिजनेस को दोस्तों सीरियसली बिल्ड करने की जरूरत है। ये इस बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा है, ह्यूज अमाउंट है, अनलिमिटेड इनकम है। और इस अनलिमिटेड इनकम को करने के लिए आपको डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ब्रूस ली ने भी कहा था कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता है कि जो एक किक को मारने का 10,000 तरीका जानता हो। मुझे उस इंसान से डर लगता है जो एक किक को 10,000 बार मारता है, यानी कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। तो इस बिजनेस में कौन कामयाब होता है? जिसकी ज्यादा से ज्यादा डेमो पर प्रैक्टिस हो, जिसकी ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन स्लाइड के ऊपर में प्रैक्टिस है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा फॉलो, वही जिसका डेमो प्लान पे प्रैक्टिस होगा वही बेहतर फॉलो अप कर पाएगा, वही क्लोजिंग कर पाएगा, वही बड़ा बिजनेस को निकाल पाएगा दोस्तों। और लास्ट बट नॉट लेस्ट, कि इस बिजनेस में दोस्तों कि इस बिजनेस को बड़ा तब कर पाएंगे आप, क्योंकि हर लोग बड़ा करने के लिए आए हैं, और बड़ा तब कर पाएंगे जब आप इस बिजनेस का चार्ज ऑनरशिप आपको लेना पड़ेगा अपने आप में। ये बिजनेस दोस्तों अपलाइन का नहीं है, ये बिजनेस डाउनलाइन का नहीं है, बिजनेस आपका है, ये बिजनेस मेरा है, क्योंकि बिजनेस की लगाम हमेशा आपके हाथ में होनी चाहिए। अपलाइन से गाइडेंस लीजिए, अपलाइन से काउंसलिंग कराइए, अपलाइन से प्लानिंग कराइए, लेकिन अपलाइन के भरोसे पे मत रहिए कि अपलाइन मीटिंग करेंगे 9 बजे की मीटिंग तभी। आपको किसने, आप अपनी टीम के लिए मीटिंग कीजिए, आप अपनी टीम में अपलाइन को इनवाइट कीजिए, आप अपने अरेंज कीजिए, सप्ताह में 1 दिन या 15 दिन में, महीना, आपको डेली आप अपनी टीम के लिए, चाहे 5 लोग हो या 10 लोग हो या 50 लोग हो या बड़ा, जब तक दोस्तों आप अपनी टीम की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, जब तक अपनी टीम की चार्ज खुद नहीं लेंगे आप, तो दोस्तों आप जीवीडी नहीं बन पाएंगे। आप बन पाएंगे डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, घीच गाज के प्लैटिनम प्रेसिडेंशियल तक बन पाएंगे दोस्तों। क्राउन, आरबीडी, जीवीडी बनना टफ हो जाएगा दोस्तों। और यदि बन भी जाएंगे, बाय द वे किसी कारण से बन भी जाएंगे दोस्तों, तो आप बड़ा नहीं कर पाएंगे, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आपकी टीम ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। इसलिए जरूरत है कि आप अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चार्ज, ऑनरशिप अपने हाथ में लीजिए। आज हमारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हमारे हाथ में। मुझे कहीं दिक्कत होती है तो मैं रवि सर से गाइड कर लेता हूँ, गाइडलाइन, मैं काउंसलिंग, महीने में 1 दिन काउंसलिंग कराता हूँ, प्लानिंग करता हूँ, लेकिन टीम की चार्ज हमें अपने टीम के लिए क्या करना उनसे पूछता हूँ। लेकिन मैं डेली का मीटिंग, आज मैं डेली 7 बजे मैं खुद की मीटिंग करता हूँ, मेरे टीम में लोग अलग अलग, हाँ अपलाइन, हाँ रवि सर अलग मीटिंग करते हैं, हम अपना अलग मीटिंग करते हैं, है ना, तो उनसे हम गाइडलाइन लेते हैं, करते हैं। तो दोस्तों क्योंकि इस बिजनेस में जितना ज्यादा मीटिंग होगा सर आपके टीम में, नंबर्स ऑफ मीटिंग जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा ट्रेनिंग होगा, जितना ज्यादा बीबीएस होगा, उतना ज्यादा आपका बिजनेस दोस्तों बड़ा हो पाएगा। तो इसलिए आप बड़ा करना चाहते हैं, इन चीजों को करना जरूरी है। 2 मिनट मनीषा जी, कुछ महिलाओं को क्या करना चाहिए, 2 मिनट ये बताना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है, अगर महिलाओं के पास हम जाते हैं बिजनेस को लेके, तो वो हमेशा क्या एक्सक्यूज देती है कि हमारे छोटे बच्चे हैं। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारे भी छोटे बच्चे थे, तो उसको ये 25 दिन छोड़ के जाते थे हम लोग, कभी कभी हम दोनों निकल जाते थे मीटिंग करने के लिए। तो वो दिन आज इनको याद नहीं है, हमारे बच्चे को आज उसको ये दिन याद है कि हम क्रूज पे गए हैं, हम दुबई गए हैं, हम लंदन गए हैं। तो वो चीज देख के उसको खुशी मिलती है, और उसको जब खुशी मिलती है तो हम लोग को लगता है कि हाँ वो डिसीजन जो है मोदी केयर का हम लोग का सही है। और दूसरी चीज है कि प्रोडक्ट्स में आपको दिखना चाहिए आपका ड्रीम। हमको अपना प्रोडक्ट्स में फॉरेन ट्रिप्स दिखा, जो ड्रीम हाउस है वो दिखा। लोग तो बात बनाएंगे ही, लोग बहुत चीज बोलेंगे। जब हमने स्टार्ट करा था तो लोग बोलते थे तुम्हारा हस्बैंड तो जड़ी बूटी का काम करता था, तुम्हारा हस्बैंड तो तेल साबुन का काम करता है। तो लोग बात बनाएंगे, वही लोग आज हैं कि तुम्हारे हस्बैंड जैसा, तुम दोनों के जैसा कोई नहीं है। तो यही एक बिजनेस है, यही एक बिजनेस है जहाँ सपने सचमुच पूरे होते हैं। अक्सर क्या होता है कि लड़की को सबसे पहले शादी के पहले पापा के नाम से जाना जाता है, उसके बाद हस्बैंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन यही एक बिजनेस है जहाँ हम अपनी पहचान बना सकते हैं। तो हम दोनों
एक दूसरे को कम्पीट नहीं करते हैं, कंप्लीट करते हैं। हम लोग मिलके काम करते हैं, एंजॉय करते हैं, और सबसे बड़ी बात अपने अपलाइन को फॉलो करते हैं। और एक मूवी मैं देखी थी शकुंतला, आप भी जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी नेटवर्क करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा मूवी है। शकुंतला देवी। हाँ, शकुंतला देवी। हम इमेजिन हो सकते हैं तो नॉर्मल क्यों रहे। तो वही चीज है मोदी के अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है हमको, हम अपने आप को इतना बड़ा इमेजिन बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, तो हम नॉर्मली क्यों रहे। हम क्यों ना अपने ड्रीम्स को लिखे, अपने ड्रीम्स को जब हमारे पास प्लेटफॉर्म है तो उसको अचीव करें। तो सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। थैंक यू। तो आपने सुना कि जब हम अमेजिंग हो सकते हैं, जब महिलाएं अमेजिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकती है, तो हम ऑर्डिनरी बन करके हम क्यों रहें। और लास्ट में मैसेज यही देखना चाहूंगा कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। जब तक मैं जीत नहीं जाता तब तक ये गेम ओवर नहीं होता है। सो डोंट क्विट, नेवर गिव अप। इस बिजनेस में 3 से 5 साल में दोस्तों आप बड़ा कर सकते हैं। जिन्होंने भी बड़ा किया 3 से 5 साल में आप सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए आप मेहनत कीजिए, आप मेहनत कीजिए। जो भी अपलाइन बोलते हैं, जो भी सिस्टम बोलते हैं, उसको फॉलो कीजिए। और इस बिजनेस को करना बहुत ही आसान है। और वही चीज मैं कहूंगा कि मौका भी है, मौसम भी है, दस्तूर भी है। ये तीनों चीजें हैं तो फिर आपको पैसा छापने से कोई रोक नहीं सकता है।